न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज खबर कर्नाटक से। जी हां, कर्नाटक में काफ़ी उथल पुथल हुई और काफ़ी मुश्किलों भरा वहाँ सियासी हालात रहे। इंतखाबात के बाद जिस तरह से हुकूमत साजी को लेकर कयास आराइयाँ होती रही, उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस एक साथ मिलकर हुकूमत बनाई, लेकिन ये हुकूमत काफ़ी लंबी नहीं चल पाई। और उससे पहले हालांकि येदियुरप्पा ने इसका हलफ ले लिया था, फिर वो अक्सरियत साबित नहीं कर पाए, फिर कांग्रेस और जेडीएस साथ आई और उसके बाद फिर से एक बार येदियुरप्पा वहाँ के वज़ीर आला बन गए। और इन तमाम चीज़ों के बाद जब दोबारा वज़ीर आला वो बने इस बार के मियाद में, तो 100 दिन उनके मुकम्मल हो चुके हैं। ये 100 दिन कैसे रहे, इस पर आज खास तौर से हमारी गुफ्तगू है, क्योंकि इन 100 दिनों में कर्नाटक में ख़ास तौर से एक तो कर्नाटक की आवाम कई मसाइल से दुचार रही है। वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल ने भी हुकूमत को भी और आवाम को भी बहुत परेशान किया। इसी बीच कुछ ऐसे मौज़ूआत भी आए जिनका आवाम के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर सियासत होती रही और बयानबाजियाँ होती रहीं और इसके वजह कर एक तरह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन की कोशिश की गई। तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि एक हर पहलू से बात हो सके, खुसूसन अक़लियतों के ताल्लुक से, कि अक़लियतों का ये जो येदियुरप्पा हुकूमत का 100 दिन जो पूरे हुए हैं एक रोज़ कबल, तो अक़लियतों के ताल्लुक से क्या कुछ बातें सामने आई, अक़लियत इस बारे में क्या सोचते हैं, तो आज हमारी इसी पर होगी ख़ास गुफ्तगू। माइनॉरिटीज़ के लिए तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। 100 दिन में किसी भी हुकूमत को जांचना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। जी हाँ, काफ़ी उथल पुथल, खींचतान, अदम सियासी इस्तेहकाम और लंबे सियासी ड्रामे के बाद BS येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2019 को चौथी बार वज़ारत आला का हलफ उठाया था और 26 जुलाई से पूरे 100 दिनों तक येदियुरप्पा को हर रोज़ एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। यके बाद दिगरे कई एक मसाइल येदियुरप्पा के सामने ऐसे आते रहे हैं जिससे निपटना उनके लिए जुएश्री लाने से कम नहीं रहा। बात अगर हम ज़राअत अक़लियती बहबूद की और उसके साथ साथ वज़ारत अक़लियत के लेकर, तो यहाँ पर मायूसकुन सूरत हाल नज़र आई है। जो कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत तरह के अवामी मसाइल थे, लेकिन इनमें ख़ास तौर से हमारी कोशिश होगी कि अक़लियतों के ताल्लुक से क्या कुछ हुआ, जितने अक़लियती इदारे हैं उसके ताल्लुक से इन 100 दिनों में क्या कुछ किया येदियुरप्पा की हुकूमत ने। तो येदियुरप्पा हुकूमत में वज़ारत अक़लियती उमूर का गोया कोई वाली या वारिस ही नज़र नहीं आ रहा है। कई दिनों तक वज़ारत अक़लियती उमूर का कलमदान खुद वज़ीर आला के पास रहा। बादशाह CM ने अपने बोझ को कम करने के लिए ये कलमदान ज़ाफ़त के तौर पर वज़ीर मवेशी पालन प्रभु चौहान को सौंप दिया। येदियुरप्पा हुकूमत में महकमा अक़लियती बहबूद की कई एक स्कीमें फ़ाइलों के धूल चाटती नज़र आ रही हैं। महकमा अक़लियती उमूर की सबसे मकबूल स्कीम शादी भाग्य पर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। 224 रुकनी असम्बली में मौजूदा तादाद 207 में येदियुरप्पा हुकूमत को 106 अरकान की सादी अक्सरियत हासिल है। 9 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर येदियुरप्पा हुकूमत का मुस्तक़बिल टिका हुआ है। हुकूमत बरकरार रखने के लिए येदियुरप्पा को 15 सीटों में से कम 6 सीटों पर कामयाबी लाजमी है। बसूरत दीगर येदियुरप्पा हुकूमत अक़लियत में आ सकती है। तो इन तमाम मसाइल से जूझते हुए, इन तमाम अड़चनों से जूझते हुए, और ख़ुद इसको लेकर ये भी बातें होती रहीं कि येदियुरप्पा हुकूमत चूँकि CM तो वो हैं, लेकिन उनके साथ कई डिप्टी CM भी हैं। तो ऐसे में सबकी बात सुनते हुए आगे बढ़ना, कई बार ऐसा होता है कि वो खुद अपने तौर पर जो फैसला लेने की ज़रूरत होती है उसमें कुछ दुश्वारियाँ आती हैं। एक खबर ये भी आती है कि इन्हें सीधे तौर पर दिल्ली से यानी मरकज़ से रिमोट किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कितना मुश्किल रहा ये 100 दिन का सफ़र, और उसके आगे अक़लियतों के लिए ख़ास तौर पर क्या कुछ इस हुकूमत में हो सकता है, इस पर बातें होंगी। कुछ बयानात हमारे सामने वो आपको हम सुनाना चाहते हैं। तो 100 दिन में किसी भी हुकूमत को जांचना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। ख़ास तौर से येदियुरप्पा साहब जिन हालात से गुजर रहे हैं, एक तो ये है कि फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ गए, दूसरे इनको सेंटर से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मिल रहा होगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ सेंटर से उनको ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। तीसरा ये हुआ है कि 3 डिप्टी CM हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, अनस्टेबिलिटी मुझे लगता है, हो सकता है हो, लेकिन मुझे लगता है कि अनस्टेबिलिटी है हुकूमत में। माइनॉरिटीज़ के लिए तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो है अभी तक। तो अभी वक्फ बोर्ड की तश्कील भी नहीं हुई, और जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है वो डिफैक्टो है,
और जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम का है वो भी अभी तश्कील नहीं दिया गया। और जो हमारे फंड्स हैं एमएलएस के फंड्स भी रोक दिए गए हैं। मेरे को यहाँ पे गुलबर्गा नॉर्थ के लिए जो सीएम साहब में 5 करोड़ से रिलीज़ किए थे वो भी होल्ड कर दिए हैं। और बीजेपी के जो एमएलएस हैं उनको फंड्स दिए जा रहे हैं, कांग्रेस और जेडीएस के एमएलएस के लिए रोके गए हैं, क्योंकि हमको भी जॉब देना रहता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आपने ये सुना कि क्या मिक्स रिस्पांस सामने आ रहा है। और इसी बीच हम ये बता दें आपको कि खुद बेंगलुरु में भी कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुए हैं और बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी पर बिजली बदल का इजहार किया जा रहा है। कुछ उनके फेवर में बातें जा रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं कि फिर भी वज़ीर आला अगर वो हैं तो उनसे आवाम की तवक्कुआत रहती हैं। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर ने हुकूमत के सिलसिले में आवाम की राय जानने की कोशिश की है। रियासत कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने वज़ीर आला येडियुरप्पा की क़यादत में 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। आप सब जानते हैं कि एक बड़े सियासी ड्रामे के बाद येडियुरप्पा की हुकूमत रियासत में तश्कील हुई। कांग्रेस और जेडीएस के तकरीबन 15 एमएलएस के इस्तीफ़ा देने के बाद ये हुकूमत बनी और ये पूरा सियासी हंगामा हम सब ने देखा। चलिए जानते हैं इस ताल्लुक़ से रियासत के अवाम क्या कहते हैं। फरमाइए सर के येडियुरप्पा के 100 दिन को आप कैसे देखते हैं? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 दिनों में उनकी जो है उनके जो काम हैं, जो उनके खिदमत हैं, जो और करना चाहते हैं, उसकी जज नहीं किया जा सकता। ये बहुत खलील अरसा है उनका, और ज़्यादा उनका और आगे जो भी उनके प्रोग्राम में क्या हैं वो आवाम को ज़्यादातर मालूम नहीं है। वो सैलाब की वजह से उसमें ज़्यादा ये हो गए और उनको सेंट्रल की तरफ से भी उनको कोई इमदाद बाखरा तौर से बेहतर तौर से नहीं मिली। तो इस सिलसिले में उनको जो है इमदाद सैलाब की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब उसकी वो जो है बड़ा मसला है और वो ये भी बड़ा उठाए हैं कि बेंगलुरु की तरक्की कर दूंगा, उसकी भी तरक्की अब तक जो है वो खातिर ख्वाह नहीं हुई है। आइंदा और करने के क्या क्या प्रोग्राम में वो खुल के सामने नहीं आए हैं। येडियुरप्पा की हुकूमत में किसी भी मुसलमान को वजीर नहीं बनाया गया। ये बीजेपी की चाल है। ये शुरू से ये चाल है कि मुसलमान को सीट नहीं देना, ऐसे देना कि भाई कुछ दिए तो भी कोशिश तो डमी सीट देते हैं। मगर ये हुकूमत जो भी है ये फ़िरक़ा फसानात की जड़ है। ये कभी भी हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते, ये करते। अभी देखो जो टीपू सुल्तान की ये है निकालने की, जो टीपू सुल्तान की हिस्ट्री है वो ख़त्म करने की सोच रहे, वो बयानों में आया। इंशाअल्लाह ये चीज़ नहीं होगी। आप कैसे देखते हैं येडियुरप्पा हुकूमत की कारकर्दगी को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत आए वो कांग्रेस हो या येडियुरप्पा की हुकूमत हो, मुसलमानों के हक़ में कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है। जब तक मुसलमान अपने आप को उठकर अपने आप को जो अक्लमंद बनकर मुसलमानों के एमएलए को नहीं चुनेंगे, जब तक हमारे मुसलमान किसी हुकूमत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि येडियुरप्पा एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसके साथ में जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे कौम के लिए उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं येडियुरप्पा गवर्नमेंट को? परवान अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो सही है। अच्छा काम किया है गवर्नमेंट, कर रही है। तो कुछ ये तो स्कैम कुछ तो नहीं आया अब तक का, फ्यूचर बोल नहीं सकते क्या होता है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं बीएस येडियुरप्पा हुकूमत के सिलसिले में मिले जुले रद्द अमल का इजहार हो रहा है और ये बात भी कही जा रही है कि महज 100 दिन में किसी हुकूमत की कारकर्दगी को के ताल्लुक़ से कुछ कहना कबल वक्त हो सकता है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। और हमारे साथ इस मौजू पर कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर का, जो हमारे साथ सीधे तौर पर बेंगलुरु से इस वक्त जुड़ रहे हैं। रऊफ, कुछ अहम बातें ये हैं, एक तो जो आम आवाम की जो मुश्किलात हैं, जिस तरह से सैलाब से कर्नाटक की आवाम परेशान रही और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह कर बहुत सारे जो तरक्याती काम है उनमें थोड़ी रुकावट पेश आई। पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो
पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही थी और उसके बाद जिस तरह से येदियुरप्पा ने वज़ीर आला बनने के बाद ये अपनी कमान संभाली है, लेकिन बातें ये होती रही कि खुद उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है और उन्हें मरकज से उतनी मदद नहीं मिल पा रही है। आम आवाम के पर्सपेक्टिव में क्या ये तमाम चीज़ें तरक्याती कामों को रुकावट बनती रहीं? जी देखिए, रियासत कर्नाटक का सियासी मंजरनामा अगर हम देखें तो आज जो हालात बने हुए हैं, कहीं न कहीं वज़ीर आला येडियुरप्पा अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन्हें इक़्तिदार दिया गया है, इन्हें वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कि इनके हाथ बांध दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आला येडियुरप्पा खुलकर अपनी हुकूमत नहीं चला पा रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं, जैसा कि अंदरूनी खींचतान है और हुकूमत ये नहीं चाहती, यानी कि चंद लीडरान जो हैं बीजेपी के, वो इस शक्ल में बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इसमें रुकावट पैदा किए जाए। जैसा कि इससे पहले भी जो है इख्तलाफात रहे हैं बीजेपी में, आज वो इख्तलाफात रुकावट का सबब बने हुए हैं और यही वजह है कि तरक्याती कामों की जानिब हुकूमत तवज्जो नहीं दे पा रही है। सैलाब का सबसे बड़ा मसला है रियासत कर्नाटक को दरपेश, और सैलाब जैसा कि हम देखते हैं कि शुमाली कर्नाटका, बागलकोट, बेलगाम, हुबली, धारवाड़ और चंद साहिली इलाकों में ज़बरदस्त सैलाब आया। इससे ज़बरदस्त तबाही हुई, जानी नुकसान हुआ। तकरीबन 100 के करीब अफराद की जानें चली गईं और यहाँ पर जो है बाज़ाबादकारी का एक बड़ा मसला पैदा हुआ। लेकिन अब तक इन मुतासिरीन को, सैलाब मुतासिरीन को खातिर ख्वाह मुआवजा नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि लोग परेशान हैं और ये एक मसला बना हुआ है हुकूमत के सामने, और इस सियासी गैर इस्तेहकाम की वजह से हुकूमत जो है क्या अवाम के मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं दे पा रही है। जैसा कि अभी हमने सुना, हमने लोगों से गुफ्तगू की तो इस हुकूमत के ताल्लुक से लोगों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। 100 दिन मुकम्मल हुए हैं और आज हम देख रहे हैं बेंगलुरु में कहीं भी कोई जश्न की तकरीब नहीं मुनक़िद हुई है। बीजेपी के लीडरों के चेहरों पर कहीं कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कल जो है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। जो नाअहल करार दिए गए हैं कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए, उस ताल्लुक से जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। सबकी निगाहें, रियासत कर्नाटक के पूरे अवाम की निगाहें, सियासी पार्टियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं कि क्या। रऊफ हमारे साथ अब्दुल अजीम जुड़ चुके हैं, उनसे एक सवाल कर लेते हैं। अब्दुल अजीम हमारे साथ जुड़े हैं, जो चेयरमैन है कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के और स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। अजीम साहब, आपका इस्तकबाल है। ये पहला सवाल है कि 100 दिनों में येदियुरप्पा हुकूमत जो वहाँ पर अभी कामयाबी के साथ 100 दिन पूरे कर लिए हैं, इसे आप किस तरह देखते हैं और क्या ऐसी 3-4 खास बातें हैं जो आपको लगता है कि 100 दिनों की हुसूलियाबी है? देखिए, येदियुरप्पा जी को बिल्कुल मैं एक लीडर की हैसियत से भी नहीं, बल्कि जो है ये मामूली इंसान की तरह भी उनको देख चुका हूँ। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो हमारी कौम के साथ बहुत हमदर्दी रखते हैं, जिसके बहुत सारे सबूत वो दे चुके हैं। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, इन 100 सालों में रियासत कर्नाटक में बिल्कुल अमन है। 100 दिनों में बात कर रहे हैं हम लोग। क्रिमिनल क्लास हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, आज तक नहीं हुआ है। सबको एक ही नजर से देखा जा रहा है और बहुत ही अच्छे लीडर हैं और बहुत वर्कहॉलिक हैं। वो कि 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम करते हैं। परसों स्टेटमेंट दिए और उनका स्टेटमेंट यह है कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ जो है सबको एक ही नजर से देखता हूँ। ये एक लीडर में जो होना चाहिए, एक बहुत ही खास बात उनमें हमने देख चुके हैं। जी, तो ये एक बात हुई कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम इन दिनों में 100 दिनों में नहीं देखा गया। एक बात मैंने आपसे कहा था कि 3 खास बातें अगर मुमकिन हो तो बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो सैलाब जो आया था, तूफान जो आया था जी, रियासत कर्नाटक में पिछले 60 सालों में पहली बार आया। तो उसको बखूबी उन्होंने निभाया है और जो है वहाँ लोगों को बगैर कोई परेशानी के उन्होंने उनको मदद की और जो है। लेकिन ये भी सवाल आ रहा है कि बाज़ाबादकारी का काम मुकम्मल नहीं हुआ, काफी ताखीर हुई और अभी भी नामुकम्मल है। फंड्स मरकज से नहीं ले पाए, जबकि मरकज में खुद बीजेपी की हुकूमत है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑलरेडी 2,500-3,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। एक साथ नहीं आते हुए,
लोगों को समझना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर आते हैं। अगर घर बांधना है तो पहले उसको फाउंडेशन डालना है, उसके बाद दीवार खड़ा कराना है, उसके बाद में छत डाला जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट पर आएंगे, काम चल रहा है, इट इज प्रोग्रेस। दो बातें हो गई, एक आपने बताया लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है और सैलाब को इन्होंने सैलाब की सूरत हाल से बखूबी निपटा है, हालांकि उसके बारे में काफी शिकायतें मिल रही हैं। बहरहाल एक और तीसरी अहम बात जो इन 100 दिनों की हुसूलियाबी में एक शामिल हो। जी, तीसरी बात तो यह है कि हाउस ऑफ फंड जो है लोकल यहाँ डेवलपमेंट के लिए दिया गया है और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने तवज्जो दी है, वो काम भी चल रहा है। ये भी एक बात है, कहीं से शिकायत आज तक नहीं आई। तो सब जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे बहुत सारा फंड जो है डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, रास्ते बनाने के लिए दिया गया है। और ये जी चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के लीडर सईद अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं और अजीम साहब आप हमारे साथ बने रहें। सईद साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हुए मेरा सवाल आपके सामने यही है कि 100 दिनों की येदियुरप्पा हुकूमत जो है इसे कांग्रेस किस तरह से देखती है? अगर 10 नंबर में से मार्किंग करना हो तो आप कितने नंबर देंगे? 0 नंबर देंगे। अच्छा, 10 में 0, ठीक है। अजीम साहब से मैं अजीम साहब इसकी थोड़ी तफसीलात बताएं, क्यों, क्या वजह है? देखिए, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी जो झूठ के आधार पर, तो सबसे पहले इनका काम था कि जो यहाँ पर जो बरसात हुई, तूफानी बरसात, उसमें हजारों लाखों के घर डूब गए और हजारों लाखों के लोग बेघर हो गए। उनके लिए, उनकी मदद के लिए इनको पहुंचना था जी। और उसमें ना तो दिल्ली सरकार से कुछ आवाज़ निकली, ना तो इनकी तरफ से, और वो भी अपोजिशन वाले, हम कांग्रेस वाले बोल कर उसके बाद में इन्होंने 10,000 का एक ऐलान किया था और वो 10,000 भी ठीक से नहीं पहुंचे हैं शायद अभी तक। लेकिन अजीम साहब अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि फंड्स काफी आए हैं लेकिन एक ही बार में नहीं आए, कई बरहलों में आए। ऐसे लोग कानून क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग कानून क्या कर सकते हैं? 28 साल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झीलना पड़ा इनकी नेगलिजेंस। फंड्स आए ही नहीं तो कुछ हक नहीं है हमारे सरकार। बिल्कुल नहीं। 0% बोलना जबान से आसान है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है अजीम साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा, फिर आता हूं आपके पास। सही साहब, आप बताएं क्या कमियां रही हैं 100 दिनों में? एक तो आपने बताया कि सैलाब की सूरत हाल से बखूबी निपटा नहीं जा सका, ये कांग्रेस कह रही है 100 दिनों की येदियुरप्पा हुकूमत के लिए, और क्या किन वजूहात पर आप ये कह रहे हैं कि आप 10 में 0 नंबर देंगे? सर, कुछ डेवलपमेंट का काम कुछ उन्होंने किया ही नहीं है और कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहा है, मगर कोई प्रैक्टिकली काम नहीं हो रहा है। इन लोगों को चाहिए था कि ज़मीन पे उतर कर काम करें, मगर ये लोग ट्रांसफर्स करने में बहुत बिजी हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रांसफ़र की सरकार है और इस सरकार को गिरने में ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे शायद, इसलिए कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स इनको दे दिया गया है और पता नहीं येडियुरप्पा साहब की बात चल भी रही है नहीं है, दिल्ली से भी इनको कोई कोऑपरेशन नहीं है। और आप जानते हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें येडियुरप्पा साहब ने खुलकर कहा है कि किस तरह से 17 MLAs को उन्होंने रिज़ाइन करने पर राज़ी कर लिया और किस तरह से अमित शाह ने उन लोगों की मदद की वहाँ पर उनको बम्बई में रखने के लिए। ये सारी बातें हैं और जनता भी अब सोच रही है कि इन्होंने बीजेपी को वोट करके बहुत गलती की है। अच्छा, रऊफ हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे हैं। रऊफ, मैं अब माइनॉरिटी के पर्सपेक्टिव में कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा। 100 दिनों में अगर कर्नाटक की जो माइनॉरिटी है, खुसूसन मुसलमान, अगर देखें कि हमें क्या मिला, तो रऊफ इस पे क्या आता है रिपोर्ट कार्ड में? ये देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इन 100 दिनों में काबीना की तौसी भी हुई और तश्कील भी मुकम्मल तौर पर हुई, लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ 17 पोर्टफोलियो खाली हैं काबीना में जो है। इसके अलावा जो है, जो भी काबीना में तौसी दी गई उसमें मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई, अक़लियतों को नुमाइंदगी नहीं दी गई।
अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि अक़लियती महकमे को सरगर्म रखने के लिए कुछ हद तक कोशिशें हुई। वो पहले अक़लियती महकमे का कलमदान ख़ुद वज़ीर आला के पास था, उसके बाद उन्होंने प्रभु चौहान को ये ज़िम्मेदारी दी, प्रभु चौहान को अक़लियती फ़लाह बहबूद का कलमदान दिया, और उसके बाद जो है अक़लियती कमीशन के लिए अब्दुल अज़ीम साहब की तकर्रुरी अमल में आई है, और कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए पठान साहब की तकर्रुरी अमल में आई है। यानी कि 2 अक़लियती महकमों को बहाल किया गया है। अभी उर्दू एकेडमी की तकर्रुरी होना बाकी है, और भी जो है माइनॉरिटी कमीशन के लिए अरकान की तकर्रुरी होना बाकी है। KMDC के लिए, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के लिए मेंबर्स की अभी तकर्रुरी नहीं हुई है। यानी कि अभी जो 100 दिनों के अंदर, यानी कि 3 माह के अंदर वक्फे में जो है हुकूमत अपने ही नए तकर्रुरियों में मसरूफ़ है, नए ओहदे पूरे किए जा रहे हैं। अब इसके बाद देखना है कि ये तमाम चीज़ें जो है क्या टेकअप हो पाएंगी, किस तरह आगे होंगे, ये हालात ये देखने की बात होगी। जी, अब्दुल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं अगर फोन लाइन पे। अब्दुल अजीम साहब, आप चेयरमैन हैं कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के। मैं ये जानना चाहूँगा कि अक़लियतों के हवाले से आप 100 दिन को कैसे रेट करते हैं? बहुत सारे ऐसे अभी महकमे हैं जो खाली पड़े हैं अक़लियतों के, और काबीना में नुमाइंदगी नहीं है। क्या ये एक नेगेटिव मार्क नहीं है अक़लियतों के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, आप तीसरा पॉइंट मुझे पूछ रहे थे, ये हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो बिल्कुल स्कैम फ्री सरकार है। इस सरकार में कहीं भी एक स्कैम नहीं हुआ, रुश्वतखोरी बिल्कुल अंडर कंट्रोल में है, जो है पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ सरकार चल रही है। तो ये जो नुमाइंदगी की बात आप कर रहे हैं जी, तो पहले जो है मैं अभी इसको कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता। तो ये शुरुआत हुई है 300 डेज के बाद जो है मुझे जो अक़लियतों का ये कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है जी। ये पोस्ट भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स में जहाँ भी मुसलमानों को नुकसान होता है या उनकी हक़ाइक़ को जो है जो नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर जो है मैं मुदाखलत कर सकता हूँ और मॉनिटर कर सकता हूँ। ये भी मिनिस्टर के बराबर का ही पावर है। इंशाअल्लाह तुम देखेंगे चंद दिनों में, और मुसलमान को मिनिस्ट्री भी मिलेगी। जी, चलिए बेहतर है। लेकिन एक सवाल ये कि इन 100 दिनों में मुसलमानों को बहुत कुछ मिल पाया या नहीं? कर्नाटक के आवाम को टीपू सुल्तान के नाम पर बहस करने का एक मौका दिया हुकूमत ने। ये जो है ये कांग्रेस हुकूमत ने जो है ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा खड़ा किया है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। तो इस वक्त पर जो है लोगों को मैं अमन की तरफ दावत दे रहा हूँ। अमन कायम करना। सईद साहब आपकी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं। सईद साहब मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। अक़लियतों के ताल्लुक से अगर देखें तो बहुत हौसला कुन या हौसला अफजा ये नहीं रहा है। आप 100 दिनों का बहुत मायूस कुन रहा है। अक़लियतों के हवाले से बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब बात कीजिए। हेलो जी, नहीं अब बात कीजिए। देखिए, मैं अजीम साहब को मुबारकबाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ने कोई माइनॉरिटीज़ पर एहसान नहीं किया। अजीम साहब को माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन बनाकर या पठान साहब को कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाकर बाय वर्च्यू ऑफ द स्टेटस ऑफ दिस टू पोजीशंस एक माइनॉरिटी को ही दिया गया है। ऑलवेज हमेशा माइनॉरिटी के मेंबर को ही यानी अक़लियतों से ही उनका ताल्लुक़ रहता है, इसलिए अक़लियती लीडर को ही वहाँ पे बनाया जाता है। कांग्रेस में भी हुआ था, इन लोगों ने भी ज़बरदस्त इनको करना पड़ा है। ये कोई बड़े एहसान की बात नहीं हम लोगों के ऊपर। दूसरी बात ये रही, ये टीपू सुल्तान की जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और येडियुरप्पा साहब को उसको जिम्मेदार खड़ाना चाहता हूँ। इसलिए कि जैसे ही ये चीफ मिनिस्टर बनकर गए, सबसे पहला पेपर उन्होंने साइन किया था टीपू जयंती को रद्द करते हुए। अब सारे स्टेट में आप देख रहे हैं कि हर जगह व्हाट्सएप में आ रहा है, फेसबुक में आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है, हर जगह इसके खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से
या जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं उसको अगर आप सामने रखते हुए देखेंगे तो इनकी ये चाल है कि सारी हिस्ट्री को बदल दिया जाए। चलिए वो एक बात आगे सामने, मैं ये कह रहा हूं कि इन 100 दिनों में अकलियतों के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, क्योंकि चैलेंजेस अभी आगे सामने हैं। क्या अकलियतों की भी इनको हिमायत हासिल हो पाएगी जो कुछ स्टेप्स लेंगे? कनेक्ट करो, कनेक्ट कर। सही साहब, हेलो जी बोलिए। सारी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है। इनका अगला कदम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल दो, जो होने वाला नहीं है और हम सब लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और एक दूसरी नई कंट्रोवर्सी इन्होंने ये खड़ा की है कि नोटबुक्स में से टिप्पू सुल्तान की जो बाब है, जो चैप्टर्स है, जी, सुल्तान का जिक्र आता है या उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वक्त की थोड़ा हमारे पास कमी है, फिर कभी इस पर और मजीद गुफ्तगू होगी। लेकिन 100 दिनों में अक़लियतों के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत हौसला अफजा नहीं रहा है। जो अभी हमने बयान भी सुना कई लोगों के, जो हम रिएक्शन सुन रहे थे, और काबीना में अभी तक नुमाइंदगी सीधे तौर पर नहीं है, और कई ऐसे अक़लियती इदारे हैं जहाँ पे अभी चेयरमैन बहाल नहीं किए गए हैं, और इसको लेकर और उसके अलावा जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो बस हमेशा जो है एक मुनाफरत की फ़िज़ा बनी रहे। शायद ऐसी कोशिश है जो इल्ज़ाम है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए।